लोगों को वॉइस मिल रहा है? जी सर। ओके। कोई किसी का कोई सवाल है तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं। पहले सवाल नहीं है तो आगे हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आज ज्योग्राफी का पहला टॉपिक है और वर्ल्ड ज्योग्राफी। क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं समझेंगे ना तो फिर इंडियन ज्योग्राफी समझने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है, यानी जिसको विश्व भूगोल कहा जाता है। देखिए, मेनली आपके कोर्स में 3 तरह के भूगोल में दे रखा है इसमें, अगर आप लोगों ने सिलेबस देखा हो तो। एक है विश्व भूगोल है, यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी है। एक आपका इंडियन ज्योग्राफी है और एक है उत्तराखंड का ज्योग्राफी है। तो इसको हम पहले वर्ल्ड के ज्योग्राफी से हम पहले इसकी बात करते हैं। पहली बात हम करते हैं कि जो हमारा ये ब्रह्मांड है, या जिसे आप अंतरिक्ष कहते हैं या जिसे आप यूनिवर्स कहते हैं, वो बना कैसे, वो उत्पत्ति कैसी हुई इसकी। यूनिवर्स जिसे आप कहते हैं, देखिए यूनिवर्स का क्या होता है, कोई ना अंत है ना कोई आदि अंत, उससे कुछ नहीं है। तो इसलिए क्या है कि हम यूनिवर्स के बारे में जो भी चीज यहाँ पे बताया गया है अलग अलग विद्वानों द्वारा या अलग अलग लोगों द्वारा, वो परिकल्पना पर आधारित है। ध्यान रखिएगा, एकदम सही है। ये कहीं नहीं लिखा रहता है इस बारे में कि ब्रह्मांड कैसे बने या यूनिवर्स कैसे बने। लोग का अपना अपना मानना है कि ऐसे ऐसे हो सकता है, इसलिए अलग अलग क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर अलग अलग क्या थोड़ी या सिद्धांत दिए गए हैं। तो उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति का लगभग क्या है 4.54 अरब वर्ष पहले हुई थी। तो समझ लीजिए कितने साल पहले पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ होगा। और पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ साथ क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है, पृथ्वी का ही क्या है एक भाग है। तो उसको ध्यान रखिएगा। तो ये एज कितनी है, इतना अरब वर्ष। उसके बाद पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग सिद्धांत हैं, जैसे नेबुलर परिकल्पना। देखिए, परिकल्पना है यहाँ पे, हाइपोथेसिस है, मतलब एकदम सही नहीं है कि यही होगा। ठीक है। उसके बाद आपका बिग बैंग थ्योरी हो गया। ये जो बिग बैंग थ्योरी है, ये सबसे ज्यादा क्या ऑथेंटिक माना जाता है। इसको क्या है, सबसे ज्यादा सही माना जाता है अब तक। उसके बाद बाइनरी सिद्धांत हो गया। उसके बाद स्टार फॉर्मेशन थ्योरी हो गया, प्लेनेट फॉर्मेशन थ्योरी हो गया। तो ये अलग अलग थ्योरी है, लेकिन इसमें से जो बिग बैंग थ्योरी है, इसको ज्यादातर लोग मानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति या ब्रह्मांड की जो रचना हुई है, उसमें सबसे ज्यादा रोल क्या है, इसी को ज्यादा मानते हैं कि इस सिद्धांत से ये हो सकता है। ठीक है। परिकल्पना है, ऐसे हुआ होगा नहीं हुआ होगा वो किसी को मालूम नहीं। अब जब पृथ्वी बना तो पृथ्वी में देखिएगा स्थल मंडल बनता है। पृथ्वी में क्या है, स्थल मंडल भी है, वायुमंडल भी है और जल मंडल भी है। स्थल मंडल पहले देखिए, सबसे पहले क्या था, स्थल मंडल बना। स्थल मंडल जब बना तब क्या बना, तब वायुमंडल बना, फिर जलमंडल बना। और जलमंडल बनते बनते क्या है, जीवन की उत्पत्ति शुरू हुई। आपको मालूम होगा, देखिए सबसे पहले जो जीवन की उत्पत्ति है ना, वो जल में हुई है। और किसके रूप में हुआ है, शैवाल के रूप में हुई है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार जो लाइफ का जो
ओरिजिन हुआ है तो किस रूप में हुआ, वो जल में पाया गया है, यानी जल में उसकी उत्पत्ति हुई, ओरिजिन हुई, और वो शैवाल के रूप में होता है। आप लोग जानते हैं कि शैवाल क्या है, बहुत ही क्या है, यूनिसेलुलर एक एनिमल कह सकते हैं, पौधा कह सकते हैं, जो जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, और अपना भोजन स्वयं बना लेता है। तो इसको आप लोगों को मालूम होगा, इसको ध्यान रखिए। तो पृथ्वी की उत्पत्ति आपको, अब देखिए ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है, ये जो आपको फोटो दिखाई दे रहा है, ये एक ब्रह्मांड है, ठीक है। जब पहली बार ब्रह्मांड बने थे तो उनकी स्थिति कुछ इस तरह से दिखता था। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है पहले समझ लीजिए। पहले माना जाता, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो सिद्धांत है वो क्या है, बिग बैंग सिद्धांत। अभी तक सबसे ज्यादा इसको विश्वास माना जाता है, या बिग बैंग थ्योरी से क्या है, या बिग बैंग सिद्धांत। देखिए इस सिद्धांत में ये बताया गया है कि जो ब्रह्मांड है वो क्या है, किससे बना हुआ है, पदार्थ से बना हुआ है और अंतरिक्ष से बना हुआ है, मैटर से बना हुआ है, मैटर। और ये मैटर किस रूप में था, धूल कण के रूप में था, यानी डस्ट मैटर के रूप में ये था। यानी ब्रह्मांड में जो भी वस्तु रहा होगा, जो पदार्थ रहा होगा, वो कैसे रहा है, डस्ट पार्टिकल के रूप में रहा है। तो डस्ट पार्टिकल के रूप में रहा होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, या लाइट, या जो भी चीज ऐसे रहा होगा, जो क्या है डस्ट के रूप में देखा। आप लोगों ने देखा होगा, जब अधिकतर गर्मी के सीजन में देखा होगा कि आपके अगर खिड़की है घर में, वहां पे अगर प्रकाश पड़ रहा होगा शाम के समय तक, प्रकाश की तिरछी होनी चाहिए, तो देखिएगा वहां पे जो धूल के कण होते हैं ना, वहां देखिएगा बहुत चमकते रहते हैं, मतलब वो बहुत ही तीव्र गति से क्या ऊपर नीचे होने लगते हैं, जिसको ब्राउनी गति कहा जाता है। क्या गति कहते हैं, ब्राउनी नामक वैज्ञानिक ने इसको खोजा है। तो अब मान लीजिए पूरे ब्रह्मांड में अगर ऐसे धूल के कारण हुआ होगा, तो वो भी कितना गति कर रहा होगा। और आप जानते हैं जब गति करेंगे ना तो एक दूसरे से टकराएंगे। आप एक बात ध्यानिएगा, जब एक दूसरे से जब कोई चीज टकराता है तो उसमें फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन मतलब घर्षण होता है। अब जब घर्षण होगा तो उसमें क्या होगा, ऊष्मा पैदा होगा, उसमें मतलब हीट पैदा होगा। और जब हीट पैदा होगा, यानी कि जब हीट पैदा होगा तो वो हीट क्या करेगा, वो पदार्थों को, दूसरे पदार्थों को अपनी तरफ खींचेगा, समझिएगा। ये देखिए एक क्या है, कॉमन चीज है, पहली समझ देखिए, पहले क्या है, यहाँ पे धूल कण है, पूरे ब्रह्मांड में क्या है, धूल कण है। इसमें क्या हो रहा है, घर्षण हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। घर्षण का कारण क्या होता है, इसमें ऊष्मा पैदा हो रहा है, ऊष्मा पैदा हो रहा है। और ये यही जो ऊष्मा है, ये ऊष्मा कारण क्या होता है, इसमें आकर्षण बल पैदा हो रहा है, जिसको आप गुरुत्व बल कह सकते हैं, आकर्षण बल। और इसी आकर्षण बल को बाद में हम लोगों ने कौन सा बल बताया, गुरुत्व आकर्षण बल, या ग्रेविटी जिसको आप बताते हैं। अब आकर्षण बल होगा तो एक जो पार्टिकल होगा जो ज्यादा गर्म होगा, वो आसपास के पार्टिकल को अपनी तरफ क्या होगा, खींचेगा। ठीक है, जैसे जैसे ये पार्टिकल खींचेगा ना, तो ये जो पार्टिकल है इसके घनत्व में वृद्धि होगी, घनत्व ने डेंसिटी। जब किसी कण दूसरे कण को अपनी तरफ खींचेगा, तो उससे क्या होगा, वो कण की तरफ क्या होगा, और भी मैटर आने लगेंगे, तो इससे क्या होगा, वहां पे डेंसिटी बढ़ेगा। और डेंसिटी जब बढ़ जाएगा तो देखिएगा, डेंसिटी बढ़ने पर भी क्या होता है, हीट या टेम्परेचर बढ़ जाता है। देखिएगा एक रूम में अगर आप 5 लोग रहते हैं तो उसमें गर्मी कम होता है, क्योंकि डेंसिटी कम है। क्योंकि हमारे जो श्वसन क्रिया है उसके माध्यम से जो हम श्वास छोड़ते हैं ना, उसमें गर्म हवा होता है। लेकिन एक रूम में अगर 50, 60, 200, 300 लोग अगर बैठ जाए, देखिए उस रूम का टेम्परेचर कितना ज्यादा बढ़ जाए। अगर ऐसे अगर उसमें लगातार अगर लोगों को अगर रखा जाए उसमें, तो बताइए वो रूम क्या होगा, एक दिन ब्लास्ट हो जाएगा।
वो रूम क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। इसी तरीके से जितने भी बम वगैरह होता है ना, क्यों ब्लास्ट होता है, क्योंकि उसके अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यानी घनत्व बढ़ जाता है, तो प्रेशर बढ़ जाता है, और वो प्रेशर का क्या, घनत्व का क्या, तो फैल जाता है। आप लोग देखे होंगे फ्रिज में जो पानी रखते हैं, तो पानी में क्या होता है, बोतल को फुल पानी भर के फ्रिज में नहीं रखना होता है। क्यों, क्योंकि जो पानी जम जाने पर क्या होता है, फैलता है, उसका डेंसिटी कम हो जाता है, इसलिए वो फैल जाता है। तो इसी कारण क्या होता है, जब ये कण आपस में मिले तो इनका क्या होता है, डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया, और डेंसिटी जब बढ़ा तो इसमें बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, क्योंकि ये ब्रह्मांड क्या है, उसका कोई अंत नहीं है, तो इतना बड़ा विस्फोट हुआ होगा, तो जिससे क्या होगा, इनमें अलग अलग पदार्थ का निर्माण हुआ है। अलग अलग क्या है, आकाशीय पिंड का निर्माण हुआ। देखिए ये जो विस्फोट हुआ, घनत्व बढ़ जाने पर क्या हुआ, इसमें विस्फोट हुआ, और ये बहुत बड़े पैमाने पर ये मास है ना, इसलिए इसको महाविस्फोट कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या कहा जाता है, महाविस्फोट कहा जाता है। और महाविस्फोट से क्या हुआ, आकाशीय पिंड का निर्माण हुआ। इस पिंड का निर्माण हुआ, आकाशीय पिंड का निर्माण हुआ। का आकाशीय पिंड क्या है, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, उसके बाद तारे, सब क्या आकाशीय पिंड है। आकाशीय पिंड का क्या हुआ, निर्माण हुआ। अब यही आकाशीय पिंड, अभी आपको बता दें, ये आकर्षण बल है, आकर्षण बल क्या बन गया, गुरुत्वाकर्षण बल बन गया, गुरुत्वाकर्षण बल में बदल गया। और यही गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, एक दूसरे जो भी आकाशीय पिंड है उसको अपने अनुसार बैलेंस करना शुरू कर दिया। आप लोगों को मालूम होगा, जिस वस्तु का मास जितना ज्यादा होगा उसमें ग्रेविटी उतना ज्यादा होगा, यानी उसका आकर्षण बल या उससे ग्रेविटेशन बल क्या होगा, फोर्स क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। हम पृथ्वी से क्यों चिपके हैं, आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी समतल नहीं है, पृथ्वी कैसा गोल है, जैसे गेंद लीजिए, गेंद जैसे गोल दिखाई देता है वैसा ही पृथ्वी है लगभग। तो हम पृथ्वी तो समतल नहीं है, फिर भी हम पृथ्वी से क्यों अलग नहीं हो पाते हैं, और पृथ्वी घूम भी रही है, इसलिए नहीं अलग हो पाते हैं कि हम क्या है, पृथ्वी के अपेक्षा बहुत ही छोटे वस्तु है। हम क्या है, बहुत ही छोटे वस्तु है, इसलिए हम पृथ्वी का जो ग्रेविटी है वो हमको क्या है, पृथ्वी से अलग होने से रोकता है। पृथ्वी का जो ग्रेविटी है यानी गुरुत्वाकर्षण बल है, वो क्या होता है, हमें पृथ्वी से अलग होने से रोकता है। आप लोग जानते हैं जो रॉकेट वगैरह जो लॉन्चिंग की जाती है, ये कब होता है, इसके लिए आप लोगों ने हाई स्कूल में कम से कम साइंस तो पढ़े होंगे, उसमें आप लोगों ने फोर्स का नाम सुना होगा, प्लेन वेव या स्केप वेलोसिटी का नाम सुने होंगे। इसमें पृथ्वी में ये माना जाता है, अगर किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर ऊपर की तरफ फेंक दिया, यानी पृथ्वी की बाहर की तरफ फेंक दिया जाए, तो वो पृथ्वी की ग्रेविटी को छोड़ देगा। समझ लीजिएगा, अगर इतने जितने भी लोग अंतरिक्ष में जाते हैं या जो भी चीज अंतरिक्ष में भेजा जाता है, उसके लिए क्या चाहिए, पलयन वेग चाहिए, या इसको स्केप वेलोसिटी कहा जाता है। हमारी पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, हमारा पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। ये जितने भी रॉकेट आप लोग देखते हैं ना, ये जो चंद्रयान, मंगलयान, जो भी चीज भेजा गया ना, उसका इनिशिएटिव यानी प्रारंभिक जो वेग है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से अधिक होना चाहिए, तभी वो क्या है, पृथ्वी के ग्रेविटी को छोड़कर गए। अगर मान लेता है कि कोई किसी व्यक्ति को भी अगर इस वेग से अगर मतलब पृथ्वी के बाहर अगर उसको धकेल दिया जाए, तो पृथ्वी में वो व्यक्ति कभी पृथ्वी पर आके लौटेगा नहीं, क्योंकि वो पृथ्वी की ग्रेविटी को क्या है, छोड़ दिया है। देखिए अलग अलग आकाशीय पिंड का ग्रेविटी और पलायन वेग अलग अलग होता है। क्यों होता है, अभी आपको बताया कि जैसा मास होगा, मास में द्रव्यमान जैसा होगा वैसा उससे ग्रेविटी होगा। अगर जो ग्रह जितना बड़ा होगा उसके पास उतना ज्यादा ग्रेविटी होगा, जो तारे जितने ज्यादा बड़ा होगा उसके पास उतना ज्यादा ग्रेविटी होगा, जो तारे जितने छोटे होंगे उसके पास ग्रेविटी उतना कम होंगे। जो तारे क्या है, जो ग्रह क्या होगा, जो सबसे छोटा होगा उसकी ग्रेविटी कम होगा। एक बात ध्यान रखिए, इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, जिस ग्रह का आकार छोटा है वो सूर्य के नजदीक होते हैं, और जिस ग्रह का आकार क्या है या द्रव्यमान ज्यादा होता है या घनत्व ज्यादा होता है वो क्या है,
सूर्य से दूर होते हैं, क्योंकि उसका क्या था, अपने पास भी क्या था, ग्रेविटी होता है। तो आप लोग थोड़ा समझ में आ गया है कि ये जो हमारे पृथ्वी में या सौर मंडल में या पूरे ब्रह्मांड में जो तारे हैं, आकाशीय पिंड है, वो कैसे रहते कैसे हैं। रहने का मेन कारण क्या है, ग्रेविटी है। अगर जिस दिन ग्रेविटी खत्म हो जाएगा, उस दिन क्या होगा, ये सभी क्या होता है, आकाशीय पिंड आपस में क्या होगा, उलझ जाएंगे। और इसका मेन कारण क्या है, इसका रोटेशन, घूर्णन गति जिसे कहते हैं, रोटेशन जिसे कहते हैं। आप लोग को मालूम होगा, जितने जितने भी आकाशीय पिंड है, वो सभी क्या है, दो तरह के मोशन करते हैं। जितने भी आकाशीय पिंड आप लोग जानते हैं, चाहे सूर्य हो, चंद्रमा हो, चाहे ग्रह हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे तारे हो, सबके पास दो तरह के गति होता है। एक को कहते हैं घूर्णन गति, और एक को कहते हैं परिभ्रमण गति। परिभ्रमण मतलब, देखिए, एक होता है अपने अक्ष पे घूमना, और एक होता है वो किसी दूसरे के चारों ओर घूमना। जैसे हमारी पृथ्वी क्या है, पृथ्वी अपने एक्सिस पे भी घूमती है, और क्या है, सूर्य के चारों ओर भी घूमती है। तो ये दो गति को जिस दिन किसी भी ग्रह का या किसी भी आकाशीय पिंड का घूर्णन खत्म हो जाएगा, तो उसका जी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यानी उसका ग्रेविटी या उसका जो गुरुत्व बल है वो जीरो हो जाएगा। उसी दिन पूरा व्यवस्था क्या होगा, बिगड़ जाएगा पूरा ब्रह्मांड का। इसलिए जीवन का नाम ही क्या है, गतिशीलता। जिस दिन गति खत्म हो जाएगा, जीवन उस दिन समाप्त। इसलिए होता है कि रोज उठ के बुजुर्ग लोगों को बोला जाता है, या जो भी लोग हैं उनको चलने के लिए बोला जाता है। जिस दिन लोग घर के अंदर बैठ जाते हैं ना, उस दिन क्या होता है, व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाता है। इस तरह से क्या है, हमारे आकाशीय पिंड का होता है। चलेंगे फिरेंगे नहीं तो हड्डी वड्डी कैसे काम करेंगे। तो इसको देखिए, अब देखिए, ये जो ब्रह्मांड का जो आपको चित्र दिख रहा है, इसमें पहले समझिए क्या है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, हमारे यहाँ पे बहुत सारे क्या है, गैलेक्सी है। क्या है, गैलेक्सी है। इसमें बहुत सारे क्या, गैलेक्सी है। जैसे देखिए, गैलेक्सी कैसे होता है पहले समझिए। इस तरह से जो शंक्वाकार आकार में होता है, इस तरह गैलेक्सी है। तो हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे गैलेक्सी है। कितने गैलेक्सी है किसी को मालूम भी नहीं अभी तक। गैलेक्सियां बहुत सारे हैं। और हमारा जो सौर मंडल जिस गैलेक्सी में है, उसको मिल्की वे कहा जाता है, या दूध मेखला कहा जाता है। दूध मेखला या मिल्की वे कहा जाता है हमारे गैलेक्सी को, जो हम सौर मंडल जिस गैलेक्सी में है। और एक बात देखना, जो एक गैलेक्सी है ना, इसमें लाखों करोड़ों तारे होते हैं, स्टार होते हैं। एक गैलेक्सी में कितने स्टार होंगे ये भी अनुमान पे है, ये कितने होंगे ये कोई मालूम नहीं। देखिएगा, ये जो गैलेक्सी है, इस गैलेक्सी के जो बीच वाला भाग है, तो ये जो बीच वाला भाग है, ये यहाँ पे जो तारे होंगे, स्टार, जो तारे जिसे आप कहते हैं, ये तारे क्या है, वह सबसे पहले बनेंगे। उसके बाद यहाँ तारे बनेंगे, यहाँ तारे बनेंगे, ये तारे बनते जा रहे हैं। और यहाँ पे जो तारे होंगे ना, उसको एकदम युवा तारा कहा जाता है। इसको युवा तारा कहा जाता है। और यहाँ पे जो तारे होंगे, उसको वृद्ध तारा कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो तारे बने ना, उसकी उम्र ज्यादा हो जाता है। और यहाँ पे जो तारे होते हैं वो यंग है, अभी बन रहा है। हमारे यूनिवर्स में कितने तारे रोज बन रहे हैं, और कितने तारे रोज क्या है, समाप्त भी हो रहे, मृत्यु भी हो रहा है। अब वो तारे बन रहे हैं और मृत्यु कैसे होगा, अभी आपको बताऊंगा। क्योंकि ये जो तारे हैं ना, यहाँ तारे के अंदर हाइड्रोजन गैस होता है। और यही हाइड्रोजन गैस क्या होता है, हीलियम में बदलता है, और उसके साथ ऊर्जा उत्पन्न करता है। और ये जो यहाँ पे जो क्रिया होता है, उसको नाभिकीय संलयन कहा जाता है। क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन, या इसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। जितने भी तारे हैं, स्टार है, देखिए स्टार में क्या होता है, ऊर्जा होता है, एनर्जी होता है। लेकिन जो ग्रह होता है या उपग्रह होता है, इसमें ऊर्जा नहीं। जैसे हमारे पृथ्वी के पास क्या है,
अपना कोई ऊर्जा नहीं है। हमारे यहाँ पे जितने भी ऊर्जा का मेन सोर्स क्या है, सूर्य है। समझ लीजिएगा। हम लोग जो बात कर रहे हैं, पौध पौधे जो उग रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, पानी चल रहा है, सब कुछ जो एक्टिव है ना, ये सूर्य कारण हो रहा है। जिस दिन सन इनएक्टिव हो जाएगा तो हमारा पृथ्वी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि हमारे पृथ्वी का एनर्जी का सोर्स क्या है, सूर्य। तो सूर्य में क्या है, हाइड्रोजन गैस पाया जाता है, और हाइड्रोजन क्या होता है, हीलियम में बदल जाता है और ऊर्जा प्रदान करता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहा जाता है। इसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। और इस बात को सबसे पहले एक वैज्ञानिक ने खोजा था। उस वैज्ञानिक का नाम है हेल्स। हेल्स नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इस बात को बताया था कि जितने भी तारे हैं उसमें ऊर्जा का मेन सोर्स क्या है, नाभिकीय संलयन है। और नाभिकीय संलयन के माध्यम से हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है और ऊर्जा। जब तक उसमें ऊर्जा तब तक रहेगा जब तक उसमें हाइड्रोजन है। जिस दिन हाइड्रोजन किसी तारे में समाप्त हो जाएगा उस दिन उस तारे को मृत घोषित करते हैं। अगर मान लें इस तारे में से हाइड्रोजन समाप्त, तो इस तारे को हम क्या कर देंगे, मृत घोषित कर देंगे। इसलिए तारे क्या है, बन भी रहे और उसको मृत्यु भी घोषित कर। तो समझ में आया तारे कैसे बनते हैं। तारे कहाँ बनते हैं, गैलेक्सी में बनते हैं। गैलेक्सी कहाँ पे है, ब्रह्मांड में है। ब्रह्मांड में असंख्य गैलेक्सीज है, और उन असंख्य गैलेक्सीज के ऊपर क्या है, असंख्य तारे होते हैं। और हमारा जो गैलेक्सी है उसको मिल्की वे या दूध मेखला कहा जाता है। मिल्की वे या दूध मेखला कहा जाता है। और इस दूध मेखला या इस मिल्की वे में हमारे जो तारे हैं, सूर्य, वो इस गैलेक्सी पर है। भैया सूर्य क्या है, एक प्रकार के तारा है, स्टार है। सूर्य कैसे है, वो एक स्टार है। और अभी आपको बताया कि हमारे जो ग्रह पे या हमारे पृथ्वी पर जितने भी ऊर्जा का सोर्स है वो सूर्य है। सूर्य जिस दिन समाप्त, हमारे यहाँ ऊर्जा उस दिन शुरू। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि तारे बनते कैसे हैं। अभी तारे वाला चैप्टर आएगा तो और आपको बताऊंगा। देखिए जो तारे होते हैं ना, ये तो बन रहे हैं, और मृत्यु के बाद देखिए तारे का भी क्या होता है, ये दो कैटेगरी में चेंज हो जाता है। बोल रहा कि जो भी तारे बनेंगे उसको मृत्यु निश्चित है, क्योंकि उसके अंदर हीलियम, कभी हीलियम बन जाएगा, कभी ना कभी हाइड्रोजन तो समाप्त तो हो ही जाएगा। जैसे अभी आप लोग जानते होंगे हमारा जो सूर्य है, अभी और 5 करोड़ साल तक क्या है, ऊर्जा देते रहेंगे। नहीं, 5 करोड़ साल बाद क्या होगा, हमारे सूर्य के अंदर जो हाइड्रोजन गैस है वो समाप्त हो जाएगा। और हाइड्रोजन गैस जब समाप्त हो जाएगा सूर्य के अंदर, तो सूर्य भी क्या होगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। और सूर्य की जब मृत्यु हो जाएगा तब हमारा पृथ्वी या हमारे जो सौर मंडल जिसे कहते हैं आप, वो सौर मंडल क्या है, समाप्त हो जाएगा। सौर मंडल का क्या होगा, अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। समझे। अब देखिएगा, ये जो तारा है इसका देखिए मृत्यु जब हो जाता है तारे का, तारा का जब क्या होगा, मृत्यु जब हो जाए, तो इसमें दो कैटेगरी बनते हैं। एक देखिए क्या होता है, एक सुपरनोवा बनता है, सुपरनोवा बनता है। और एक क्या होता है, ड्वार्फ तारा बनता है, ड्वार्फ तारा बनता है। ये धीरे धीरे क्या होता है, विलुप्त हो जाता है, अलग अलग घर्षण के माध्यम से क्या होता है, ये विलुप्त हो जाता है। ये जो सुपरनोवा होता है ये बाद में जाके क्या बनता है, ब्लैक होल। ध्यान दीजिए, ये जो सुपरनोवा होता है ये क्या होता है, ब्लैक होल। और आपको बताया था ब्लैक होल बनाने के लिए एक कंडीशन बताया था आप लोगों को, जब साइंस बता रहे थे, तो देखिए सभी तारे ब्लैक होल नहीं बना सकते। ब्लैक होल बनाने का नियम क्या है कि तारे का जब मृत्यु हो जाए तो उसका द्रव्यमान कितना होना चाहिए, ब्लैक होल के लिए जो मृत तारे हैं या मृत जो क्या है स्टार है, मृत तारे का द्रव्यमान कितना होना चाहिए, का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान इंटू 1.44 जब होगा तभी क्या होगा, वो आपका ब्लैक होल बनाएगा। इस सिद्धांत को किसने दिया था, आप लोगों को बताया था, इस सिद्धांत को किसने दिया था,
इस सिद्धांत को चंद्रशेखर जी दिया, यानी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने दिया। किसने दिया था? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसलिए इसको चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि सूर्य या तारे के मृत्यु के बाद सभी तारे क्या है? ब्लैक होल नहीं बना सकता है। सभी तारे क्या नहीं बना सकता है? ब्लैक होल नहीं बना सकता। ब्लैक होल बनाने के लिए मृत तारे का द्रव्यमान कितना होना चाहिए? सूर्य के द्रव्यमान इंटू 1.44। इस सिद्धांत को किसने दिया था? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। और इसीलिए इसको क्या है? चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, या चंद्रशेखर इंग्लिश में कहते हैं चंद्रशेखर लिमिट कहा जाता है। तो या चंद्रशेखर सीमा लिखिए या चंद्रशेखर लिमिट लिखिए, जो भी लिख सकता है। इतना हम लोग समझ में आ गया कि तारे क्या है? मृत्यु के बाद क्या है? अलग अलग रूप में परिवर्तित होता है। और एक बात और ध्यान रखिए, जो हमारे पृथ्वी में जो तारे हैं उसको आप सूर्य कहते हैं। सूर्य भी क्या है? एक प्रकार के क्या है? तारा। सूर्य भी क्या है? एक प्रकार के क्या है? तारा है। हाँ जी। तो ये देखिए बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ लीजिएगा। जीवन की उत्पत्ति के बारे में आपको बताया था। देखिए पहले स्थल मंडल बना, फिर वायुमंडल, फिर जल मंडल। फिर क्या है? जीवन की उत्पत्ति के बारे में आपको बताया था। देखिए जीवन की उत्पत्ति में क्या है? सबसे पहले नीला शैवाल बना था। नीला शैवाल के रूप में क्या है? जीवन की उत्पत्ति हुई। अब हम लोग देखते हैं सौर मंडल। ठीक है, सौर मंडल में मेन क्या है? सूर्य। ये आपको सौर मंडल का चित्र आपको दिखाई दे रहा है। तो पहले सौर मंडल समझ लीजिए। सौर मंडल में पहला है आपका स्टार, यानी हमारा सूर्य। अब देखिए सूर्य क्या है पहले समझिए। आपको पता है कि सूर्य कहां से आया है? सूर्य आया बना कहां से? गैलेक्सी से सूर्य बना है। कहां से सूर्य का उत्पत्ति हुआ? गैलेक्सी से। गैलेक्सी से क्या बना है? सूर्य बना है। गैलेक्सी में हजारों तरह के क्या है? हजारों लाखों सूर्य होंगे। ठीक है, हमारा जो सूर्य है, मान लेते हैं ये सूर्य। सूर्य के देखिए क्या है? सूर्य के समझ लीजिएगा इसके दो भाग हैं। ये बाहरी भाग है, इसे क्या कहते हैं आप? क्राउन कह सकते हैं। ये आंतरिक भाग है, इसे आप कोर कहते हैं। कोर कहते हैं। देखिए जो कोर है ना, यहाँ पे क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। हमारे जो सूर्य है उसमें अभी 71% क्या है? हाइड्रोजन है। और ये हाइड्रोजन किसमें कन्वर्ट हो जाता है? हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। और हीलियम हमारे यहाँ पे कितना है? 24% हीलियम बन चुका है। यानी हमारे पृथ्वी का लगभग, हमारे सूर्य का लगभग एक तिहाई, एक चौथे उम्र समाप्त हो चुका है। समझ लीजिए। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? ये हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे आप लोगों का क्या हो रहा है? नाभिकीय संलयन हो रहा है, या जिसे आप कह सकते हैं न्यूक्लियर फिजन। कैसे होता है? चार हाइड्रोजन के नाभिक जब आपस में मिलता है,
नाभिक की बात, नाभिक मतलब न्यूक्लियस की बात बोल रहा, तब ये हीलियम बनाता है और क्या बनाता है, ऊर्जा बनाता है, एनर्जी बनाता है। यही जो ऊर्जा है इसे सौर ऊर्जा कहा जाता है। कौन सा ऊर्जा कहता है, सौर ऊर्जा। इस सिद्धांत को किसने दिया था, हेन्स नामक व्यक्ति ने। इस सिद्धांत को किसने दिया था, हेन्स नामक व्यक्ति ने इस सिद्धांत को दिया। इस सिद्धांत को किसने दिया था, हेन्स नामक व्यक्ति ने इस सिद्धांत को दिया। अब देखिए, अब यहाँ पे नाभिकीय संलयन हो रहा है, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है, यानी तापमान है, बहुत क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे जो तापमान है वो 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस तापमान। अभी यहाँ से जब तापमान ऊपर की तरफ जाने लगेगा तो धीरे धीरे क्या हुआ, तापमान में कमी आ जाता है। तो ये बाहरी परत में जो तापमान है ये है 6000 डिग्री सेल्सियस। यानी कोर का तापमान क्या है, 10⁻⁷, यानी 7 जीरो और लगा दीजिएगा, तो 7 जीरो लगाएंगे तो जितना टेम्परेचर होगा वो क्या, कोर आंतरिक भाग का टेम्परेचर होगा। और जो इसके बाहरी भाग का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, आपका 6000 डिग्री सेल्सियस। बताइए, ये जो 6000 डिग्री सेल्सियस है, तो इसमें क्या, कुछ वस्तु देने पर सेकंडों में वो जल के राख हो जाएगा, कितना तेज होगा। दूसरी बात, ये जो सौर ऊर्जा है इसे क्या है, हमारे सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में, हाँ पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का टाइम है। जी का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ये किसके रूप में जाता है, लाइट, प्रकाश के रूप में जाता है। तो लाइट का जो चाल होता है वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ये क्या होता है, लाइट का चाल, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। और इसी कारण से क्या होगा, एक सेकंड में इतना दूर क्या है, प्रकाश तय करती है, समझिए। और इसीलिए क्या है, पृथ्वी, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 8.16 मिनट का टाइम लगता है, तो ध्यान रखिएगा। दूसरी बात क्या होता है, ये जो यहाँ पे सूर्य में जितना एनर्जी बनता है उस एनर्जी का 2 अरबवा भाग, यानी जितना एनर्जी बनता है उसको 2 अरब में बांट दीजिएगा और उसका 1 भाग हमारे धरती पर होता है। तो इसी समय अब देखिए, ये गर्मी का सीजन है, अभी हमारा टेम्परेचर इतना ज्यादा हो रहा है, वातावरण का क्या है, अभी हमें जीना मुश्किल हो जाएगा। और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने लगेंगे तो समझ सकते हैं क्या होगा। केवल 2 अरब का भाग ही पहुंच पा रहा है, अगर पूरा पहुंच जाएगा तो समझ सकते हैं क्या होगा। अब देखिए, दूसरी बात देखिएगा, यहाँ पे जो प्रकाश हो रहा है ना उसको फोटो इलेक्ट्रिक प्रकाश कहा जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक कहा जाता है। और ये जो ऊपरी वाला जिसको आपको कोरोना कहा या क्राउन जिसे कहा, या इसको क्राउन कहते हैं, क्योंकि कोरोना भी कहते से, कोरोना जो शब्द है इसी से लिया गया है। क्योंकि आप लोगों ने सूर्य ग्रहण देखा होगा, आप लोगों ने सूर्य ग्रहण में जब आप लोग देखते हैं ना, तो सूर्य ग्रहण में क्या होता है, लगभग जो ये आंतरिक भाग होता है सूर्य का वो ढक जाता है। वो क्या होता है, ढक जाता है, क्योंकि बीच में क्या होता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। अब आपको ग्रहण बताऊंगा, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होता है, इसके बारे में बताऊंगा तो समझ लीजिएगा। जब कभी भी सूर्य ग्रहण लगता है तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। इसलिए क्या होता है कि जो सूर्य को हम देख नहीं पाते, लेकिन क्या होता है उसका कोरोना वाले भाग को हम देखते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो कोरोना वाला भाग है, ये जो भाग है ना, इसमें से अल्ट्रा वायलेट किरणें निकलती है, जिसको आप कहते हैं पराबैंगनी किरणें। आप लोगों ने सुना होगा, न्यूज तो सुने होंगे कि हमारा ओजोन छेद क्या होगा, छेद होने से क्या होगा, ये जो अल्ट्रा वायलेट किरण है ये लोगों को या एनिमल को क्या होता है, कैंसर पैदा करता है। आप लोग देखे होंगे कि जो हमारे बहुत सारे जगह पर, जैसे अंटार्कटिका वगैरह, आर्कटिक में क्या है, इसकी मात्रा बहुत ज्यादा होगा, जो ओजोन में क्या है, छेद ज्यादा होगा। तो ये सूर्य से जो आने वाले अल्ट्रावायलेट रेज है, ये क्या है,
एनिमल का पड़ा, और उससे क्या होता है, जो कैंसर होता है, जो स्किन कैंसर जिसे कहते हैं, वो होता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो लोग ठंडे देशों में ज्यादा रहते हैं, या जो लोग ठंडे में ज्यादा रहते हैं ना, उनके शरीर में ज्यादा इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जो ठंडे देशों में होता है, या जो ठंडे में रहते हैं ना, उनके बॉडी में एक पिगमेंट बनता है जिसको मेलानिन कहते हैं, वो नहीं बन पाता, या बहुत कम बन पाता है। तो वो क्या होता है कि हमारे जो त्वचा का या जो स्किन का जो प्रतिरोधक क्षमता होता है, या जो इम्यूनिटी पावर होता है, वो कमजोर कर देता है। आप लोगों ने देखा होगा, जो कोरोना काल में अफ्रीका या जो कॉन्टिनेंट वाले जो देश है, जिसको आप भूमध्य रेखा के आसपास के जो देश देखे होंगे, वहां पे कोरोना का प्रभाव बहुत कम पड़ा है। और कोरोना का प्रभाव वहां पे ज्यादा पड़ा है जो ठंडे वाले इलाके में थे, या शहर ज्यादा थे, शहरों के लोग ज्यादा इफेक्टेड हुआ, गांव के लोग बहुत कम इफेक्टेड हुआ। इसका कारण भी यही है कि इम्यूनिटी पावर को क्या कर कम करेगा। और आप लोग को भी मालूम होगा कि जो मेलानिन ज्यादा होने पर क्या होता है, जो त्वचा का जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। तो ये भी चीज है। तो इससे क्या होता है, पराबैंगनी किरणें निकलती है। पराबैंगनी किरणें, या जिसको अल्ट्रावायलेट किरणें कहते हैं। आपको वो भी पता ना है, वायुमंडल जब बताएंगे तो पराबैंगनी किरण के बारे में पूरा आपको डिटेल से बता देंगे। तो ये देखिए, ये है सूर्य का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जान लीजिए, क्योंकि आपको सूर्य का जो एस्ट्रोलॉजी के रूप में जितना जानकारी है यही है। इतना जानिए कि इसके बाहरी भाग होता है, एक आंतरिक भाग होता है, उसमें हाइड्रोजन होता है, हीलियम में चेंज होता है, नाभिक के संलयन के माध्यम से होता है, कितने समय में पृथ्वी तक पहुंचती है। और यहाँ पे एक और एक चीज जान लीजिएगा, एक शब्द आता है शोर कलंक। ठीक है, शोर कलंक किसे कहते हैं पहले समझिए। ये जो यहाँ पे देखिए, आग हमेशा जल है, भाई गर्मी है, उष्मा है, तो आग होगा ना। आप लोग कभी किसी खेत में आग लगे हुए देखे होंगे, तो उसमें थोड़ा सा मालूम चलेगा, या किसी मतलब पूरे करकट में जो ज्यादा पूरे करकट है उसमें आग लगे, जंगल का आग अगर देखेंगे पिक्चर में तो बहुत सारे देखे होंगे आग। देखिए, आग का खासियत होता है कि जब आग का लपटे होते हैं ना, तो ऊपर जाके क्या होता है, वो फिर क्या होता है, वो हवा के कारण क्या होता है, वो हिले डुलने लगते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो आग के ऊपर ऊपर जब जाते हैं ना, तो उसका जो टेम्परेचर जो कम हो जाता है। तो टेम्परेचर जब कम हो जाता है, तो फिर क्या होता है, वो वहां पे जो कण होता है, यानी वो जो एनर्जी होता है, वो फिर से क्या होता है, नीचे गिर जाता है। जहां पे गिरता है ना, तो वहां पे आग थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है। तो जहां पे ऊपर के आग फिर से क्या होता है, वहां पे आके गिर जाता है, तो उसे क्या होता है, शोर कलंक कहा जाता है। तो उसमें क्या होता है, सूर्य का जो प्रकाश है वो थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। इसको क्या कहते हैं, कलंक कहा जाता है। कलंक मतलब वो कमजोर पड़ जाना। ये आप लोग प्रैक्टिकल रूप में देख सकते हैं, जब कहीं आग लगे हो तो उसको देखिएगा, तो उसको रूप के में देख सकते हैं, उसको शोर कलंक कहा जाता है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि ये यहाँ पे शोर कलंक के साथ साथ क्या होता है, एक